एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। चक्रव्यूह में कांग्रेस। अब आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन इंडियन वेरिएंट में फंस गए कमलनाथ और दिग्विजय की दूरी 1 महीने तक, जिस पर नरोत्तम मिश्रा जी ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर 1 महीना 15 दिन क्यों लग गए कमलनाथ के मुद्दे पर ट्वीट करने में, यह सवाल उठाने में। तो अब कांग्रेस के भीतर ही बवाल मचा हुआ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाना बना रही कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस में लोगों की भी कमी नहीं है। कई लोग तो अपने ईगो अहम में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि सोचते कि कस्में खिलवाने के बाद शायद आंकड़े पूरे हो जाए। तो अब ये कांग्रेस का चक्रव्यूह है और चक्रव्यूह में फंस रहे हैं कमलनाथ, जिसे लेकर चर्चा है। एक वीडियो भी ऐसा सामने आया हमारे ही संवाददाता से, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। कस्में खिलवा रहे हैं आंकड़े पूरा करने के लिए। आखिर है क्या कस्में खिलवाने से काम चल जाएगा? लेकिन पेन ड्राइव में भाजपा को कैद करने की मंशा खुद उलझी कमलनाथ। जिस तरह हमने देखा कि मामला सामने आया हनी ट्रैप का, उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा सामने आ गया कि आग लगा देंगे, जिसको मुद्दा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और फिर इंडियन वेरिएंट का तो चर्चा देश भर में चली रही है, उसमें भी कमलनाथ का बयान मुद्दा बन गया। तो क्या ये माना जाए कि कमलनाथ बोलकर फंस गए हैं? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर शोर मचा रही। उमंग सिंगार के मसले पर भी जिस तरह की शुरुआत की गई कांग्रेस की तरफ से, अब सब मामला ठंडे बस्ते में है। महिला मित्र की आत्महत्या के बाद उमंग सिंगार पर एफआईआर हुई थी। दबाव की राजनीति के फेर में मामला हनी ट्रैप तक पहुंच गया। लेकिन दबाव और प्रभाव के बीच में अब मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को कहने का। और क्यों ना मिले, जरा देख लीजिए जीतू पटवारी को क्यों कस्में खिलवाते हैं। जब ऐसी कस्में खिलवाएंगे तो फिर चक्रव्यूह में तो नीति ही फंसेंगे ना। सुनिए जरा क्या कहा जीतू पटवारी। वोटों के आंकड़े पर भी राजनीति हो रही है। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप बताओ जरा। भोपाल में आपके कितने परिवार के लोग हताहत, जिनको आप जानते थे या जो आपको जानते, कितने लोग मरे? ईमानदारी से बताना, अल्लाह का वास्ता है आपको। बताओ कितने मरे, बताओ पहले कितने मरे भाई। आपके सवाल का उत्तर ऐसे ही आएगा। बताओ कितने शांत? नहीं, कोई भी नहीं था। एक भी नहीं मरे आपके आस परिचित, ये वो आसपास जिसको आप जानते हो। अब आप बताइए, वो कह रहे हैं कि एक भी नहीं मरा। अरे कहने का ढंग तो सीखिए आप। जो पत्रकार आपसे सवाल कर रहा है आप उससे पूछ रहे, किसी से ये पूछेंगे आप कि आपके परिजन में किसकी मौत हुई? क्या आप ये चाहते कि परिजन की मौत हो जाए? आखिर है क्या? लेकिन जीतू पटवारी ये कहकर फंस गए, और वो तो फंसे पर चक्रव्यूह में कमलनाथ आ गए। और जब बात यहां तक पहुंची तो नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। आदरणीय कमलनाथ जी दरअसल अब अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए कांग्रेस में। जो उनके राजनीतिक साथी थे दिग्विजय सिंह जी, उन्हें भी ट्वीट कर रहे हैं, मैं 24 घंटे लग गए। एक भी राष्ट्रीय नेता उनके पक्ष में नहीं आया। सब जानते हैं कि राहुल जी से इनके संबंध ठीक नहीं। माननीय कमलनाथ जी, आप विपक्ष के नेता हैं और मैंने इतना अकर्मण्य विपक्ष का नेता आज तक नहीं देखा। चलिए, तो वो कह रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी एक आध जगह तो कहीं दिख जाते। लेकिन चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, पवन देवलिया वरिष्ठ पत्रकार, चेतन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता। पर इसकी शुरुआत करें उसके साथ पहले एक बार सुन लेते आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि उन्हीं के नेता कमलनाथ जी को चक्रव्यूह में फंसा देते हैं। अब कस्में खिलवा रहे हैं। साहब अल्लाह की कसम खाइए, देखिए कैसी कस्में खिलवा रहे हैं। एक बार और देख लीजिए इस वीडियो, फिर मैं खबर को आगे बढ़ाता हूं। सुन लीजिए। राजनीति हो रही है। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप बताओ जरा। भोपाल में आपके कितने परिवार के लोग हताहत, जिनको आप जानते थे या जो आपको जानते, कितने लोग मरे? ईमानदारी से बताना, अल्लाह का वास्ता है आपको। बताओ कितने मरे, बताओ पहले कितने मरे भाई। आपके सवाल का उत्तर ऐसे ही आएगा। बताओ कितने शांत? नहीं, कोई भी नहीं था। एक भी नहीं मरे आपके आस परिचित, ये वो आसपास जिसको आप जानते हो। चलिए, तो आपने सुना, वो कह रहे हैं कि एक भी नहीं मरा आपके यहां से। अब ये क्या तुक है? आप हमारी संवाददाता है शोएब, सीनियर संवाददाता, जब पहुंचे बात करने, अरे साहब आपसे सवाल नहीं करेंगे कि आंकड़ों की आप बात करें तो आंकड़े दिखा दीजिए। नहीं दिखाएंगे तो क्या हमसे आप कस्में खिलवाएंगे, पूछेंगे? चलिए, मेरे साथ इस वक्त पवन देवलिया जी। आखिर है क्या कांग्रेस चक्रव्यूह में फंस गई है? वो खुद ही कस्में खिलवा रहे हैं। हमारे संवाददाता से ही कह रहे हैं कस्में खा जाइए आप। बताइए, आप एक भी नहीं मरा, अल्लाह की कसम है आपको। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी,
एक तरह से माना जाए तो जीतू पटवारी को कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और कल जिस तरह का वातावरण जो देखने को मिला है, अगर उनके पास आंकड़े थे, कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए सरकार के ऊपर, और जीतू पटवारी कांग्रेस मीडिया सेल के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए अध्यक्ष हैं, उनको वो कागज, वो प्रमाण सारे अपनी टेबल पर रखना चाहिए। जब कोई मीडिया पर्सन उनके पास जाता है तो उनको वो तथ्य दिखाकर अपनी बात को प्रामाणिकता से प्रस्तुत करना चाहिए। उनके पास, उनके लगता है कि कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं था। जब वो संवाददाता के ऊपर झपट कर एक तरह से प्रश्न करते हैं कि आप बताइए, तो मैंने इस तरह की राजनीति पहली बार देखी है। कहते हैं कि जब युद्ध में उतरते हैं और शस्त्र नहीं होता है तो आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो ये स्थिति आज कांग्रेस की है। और जीतू पटवारी जिस तरह से जो कार्यशैली उनकी है, या कांग्रेस जिस तरह से जो आरोप लगा रही है, मेरी प्रदेश के कई विधायकों से बात हुई है कांग्रेस के, मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कितनी मौतें हुई, किसी भी विधायक के पास आंकड़ा नहीं है। मैं एक चीज और मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा आंकड़ा है। अगर भोपाल के शमशान घाट या कब्रिस्तान से आपने आंकड़ा जो उठा लिया, उसके आधार पे आप सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि पब्लिक जो है समझदार है, वो गंभीरता से कभी कांग्रेस को नहीं लेगी। तो इस समय कांग्रेस बैकफुट पर है। और निश्चित रूप से संवाददाता के साथ जो अभद्रतापूर्ण जो सवाल किया है, उसको जीतू पटवारी को माफी मांगना चाहिए। जी जी, फिरोज सिद्दीकी जी, आप कह रहे हैं कि 1.25 लाख के लगभग लोगों की मौत हुई है, और आंकड़े जुटाने के लिए आप लोगों ने कहा है, सभी अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी कि आंकड़े जुटाइए। ये मैं भी मानता हूं कि जो आंकड़ा सरकार का है उससे कहीं ज्यादा मौत हुई है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। लेकिन क्या मामला 1.25 लाख का है? और यदि 1.25 लाख का नहीं है तो क्या आप पत्रकारों से कस्में खिलवाएंगे कि अल्लाह की कसम खाइए आपके परिजन की मौत हुई कि नहीं? देखिए, वो जो भी बात कर रहे थे वो फ्रेंडली वे में बात कर रहे थे। हम लोग पत्रकारों से फ्रेंडली वे में भी बात करते हैं। ये अलग बात है कि उसकी रिकॉर्डिंग करके चला दी गई, ये अलग बात। नहीं, ये तो 1 to 1 हो रहा था, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई माइक नहीं रखा था। ये तो हम जब मैं आपसे कह रहा है कि चलिए मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी जी मौजूद है, मैं आपसे सवाल जी, सवाल ये है कि सरकार ने झूठे आंकड़े दिए क्यों? सरकार के पास कोई भी जवाब सरकार को देना चाहिए कि अगर विपक्ष ने सवाल उठाया है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। रोज सरकार के मंत्री हैं, बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं, बाइट करते हैं और कांग्रेस पे आरोप लगा के घर चले जाते हैं। कोई एक मंत्री ने आज तक ये बता पाया सरकार की तरफ से कि उसके पास कितने ऑक्सीजन है, कितनी सिलेंडर्स हैं, कितने लोगों की मौत हुई, कितने बेड हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने बेड बढ़ाए, M4 टेरेसिन B अगर फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, प्राइवेट अस्पतालों की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री तो रोज बता रहे हैं, प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं। और ये सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर तो मुकदमा कायम होना चाहिए इस बात को लेकर कि आपने झूठे आंकड़े दिए जनता को मौत के, और आपने गलत बयानी की है। झूठे आरोप तो आप भी दे रहे हैं ना, झूठे तो आप भी दे रहे हैं, जब भी तो आप कस्में खिलवा रहे हैं। हम तो आप ही लोगों ने बताया, एक ही मीडिया चैनल ने, एक ही अखबार ने बता दिया कि 61 दिन में 26 जिलों के 61 दिनों में 26 जिलों में 26,000 मौतें हुई है। सरकार तो कह रही है 8,500 हुई है। 1.25 लाख की बात कर रहा हूँ मैंने तो खुद शुरुआत में कहा कि हाँ, आंकड़े सरकार के हमारे आंकड़े से मैच नहीं। हमने आपको बता दिया कि 1,27,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने में, और उसमें से 80% कोविड की हैं। ये हमारा एक रफ एस्टीमेट है। और हमने तो सरकार से मांग की है कि आप जो है शमशानों के और कब्रिस्तानों के आंकड़े सार्वजनिक करिए। एक नेशनल चैनल ने भदभदा शमशान घाट का ही रिकॉर्ड निकाल के बता दिया कि 2600 मौतें हुई हैं। सरकार कह रही है 260 हुई हैं। तो ये कैसे सरकार को चेतन जी, मुकदमा तो सरकार। चेतन जी जवाब दे दीजिए। मनोज जी, चाणक्य ने कहा है कि जब देश पर संकट हो, जब राजा पर संकट हो, पड़ोसी गृह युद्ध करने की स्थिति में खड़ा करे लोगों को, तो आप जो अंदर रहने वाले आपके देश के लोग अगर राजा पे हमला करो तो समझ लेना कि इससे ज्यादा कायर और नपुंसकता नहीं हो सकती। ये चाणक्य का कथन है, मेरा नहीं है। आज हम इस देश की राजनीति में बहुत अच्छे से देख रहे हैं, सरकार हर मोर्चे पर, फिरोज जी जितनी बातें कर रहे हैं ना, सारे मोर्चे पर, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे बेड का हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन का हो, चाहे दवाइयों का है, चाहे ब्लैक फंगस का, हर स्तर पर जो स्तर पर सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस तरह की कमर के नीचे जो राजनीति हो रही है,
हमेशा लाशों पर राजनीति करने का, और यही चरित्र तुम्हारा है। तुमने फिर से लाशों पर राजनीति की। सन 1947 देश का विभाजन भी तुमने लाशों की राजनीति पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए करोड़ों लोगों का कत्लेआम कराया। तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। आपदा में अवसर ढूंढ लेने का काम, आपदा में अपने राजा को घेरने का काम, किस तरह से हम उसको कुर्सी से खींच करके गिरा करके पटक कर हम उस पर बैठ जाएं। आखिर वंशज तो सब इसी के है ना, जो इतिहास में दर्ज है। मुझे नहीं लगता है कि मैं तो अभी बहुत साफ सुना, और इस तरह इतनी हिम्मत किसी नेता की कैसे है कि लोकतंत्र के चौथे खंबे को कसम खिलवाए, उसके धर्म की कसम खिलवाए। शर्म नहीं आती आप लोगों को उसका भी बचाव करने में? और भारतीय जनता पार्टी जब सबके साथ सबका विकास की बात करती है, सबकी समरसता की बात करती है, तब आप कहते हैं हम कम्युनल हैं, हम कम्युनल हैं या ये कम्युनल बैठे हैं जो लोग इस तरह का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आज लाशों का, कल एक इनके नेता कह रहे थे कि हम सारे शमशान घाटों से लाशों का रिकॉर्ड, अरे कहीं ये भी बोल देते कि जिनके वोट मांगने हम हाथ जोड़ करके जाते हैं, कभी खरीदने भी वोट जाते हैं। हम कोविड में उनकी मदद करने गए थे, हम उनके कंधा देने गए थे, हम उनको अस्पताल दिलाने गए थे, हम उनको इंजेक्शन दिलाने गए थे, कभी गए हो? सच में मनोज जी, इतनी नकारात्मक राजनीति का चरित्र हमने कभी नहीं देखा। आग लगा दो, हिंदुस्तान में त्राहियाम चल रहा है। कोविड का संक्रमण इस तरह का फैला हुआ है जिसकी हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। आप हमारी सरकार पर घेर रहे हो। फ्रांस में फिर से बढ़ गया, फिर से फ्रांस में बढ़ गया, ब्रिटेन में फिर से बढ़ गया। ब्रिटेन के नागरिकों को पश्चिम जर्मनी ने प्रतिबंधित कर दिया कि आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते। अब वो क्या कहें, अपने प्रधानमंत्री को गाली देना चालू कर दें। अरे ये संक्रमण का ऐसा फंगस है मनोज भाई, पता ही नहीं पड़ रहा है कि कौन सी चीज हम कंट्रोल करते हैं तो कौन सी नई चीज कहां से आ जाती है। बेहतर ये होता कि इन विपरीत परिस्थितियों में सब आमजन, पक्ष क्या विपक्ष क्या, सब मिलकर के पहले अपने जनता के प्राणों को बचाने का काम करते, उनके स्थापना का काम करते, जो विस्थापित हो गए उनको आश्रय देने का काम करते। नहीं साहब, हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम तो केवल मौतों की राजनीति, मौतों का सौदागर, वो बैठी है ना सुप्रीमो मौतों का सौदागर, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा था, और उस दिन के बाद कांग्रेस का जो पतन हुआ है, ये पतन पता नहीं कहां जाकर के रुकेगा। और आप सोशल मीडिया पे ट्वीट करके, फेसबुक पे डाल करके आप सोचते आपने सेंसाई कर ली, आप कोई जग जीत लोगे, जीत के दिखा दो आप। जनता भी तैयार बैठी है, जनता भी सारे हिसाब लेगी कि संक्रमण के चलिए इंतजार करते हैं, हिसाब किताब की बारी भी आएगी। अभी तो खैर, अभी तो सब मिलकर यही हिसाब करें कि किसी तरह कोरोना रुक जाए। इस लहर, सेकंड लहर से हम लगभग धीमी पड़ी है और जीतने की तरफ आगे बढ़े हैं। तीसरी लहर की तैयारी है, उससे कैसे बचा जाए, चर्चा इस पर भी होना चाहिए। पवन देवलिया जी, ये समय ऐसा है जब मिलकर हम किसी जंग, ये कोई ऐसी जंग नहीं है जिसमें दुश्मन सामने दिखाई दे रहा, एक ऐसा दुश्मन है जो पीछे से वार करता है, समझ नहीं आता है कहां से आएगा और कहां अपना उसको शिकार बना लेगा। लेकिन सवाल यही है कि ये जो कमलनाथ जी है, बात कह देते, एक दिन उन्होंने कह दिया कि आग लगा देंगे, फिर बाद में उनका इस तरह का बयान भी आ गया जिसको हम नहीं कह रहे, वायरल हुए, बीजेपी की तरफ से हुए और सवाल कई तरह के खड़े हुए। क्या ये एक चक्रव्यूह सा है कांग्रेस के अंदर जिसमें खुद नहीं समझ पाते कि करना क्या है? देखिए मनोज जी, अगर हम पहले दौर की बात करें तो निश्चित रूप से जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, संक्रमण की, तो शुरुआती दौर में सरकार की व्यवस्थाएं चौपट थी, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऑक्सीजन को लेके हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके हो, फेविफ्लू टैबलेट को लेके हो, आपाधापी की स्थिति मध्य प्रदेश में थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि हमने मध्य प्रदेश को, देश को भगवान भरोसे छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से सरकारों ने तेजी से काम किया, लॉकडाउन लगाया हो या व्यवस्थाओं को या पैनिक रोकने का काम किया हो, तो निश्चित रूप से आज हम इस तरफ बढ़े हैं कि 1 जून को हमारा मध्य प्रदेश खुल जाएगा, लोग अपने रोजगार से फिर लग जाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस की जो राजनीति है वो केवल आंकड़ों पर क्यों निर्भर है? मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अगर शुरुआत से ही सड़कों पर निकल जाती और लोगों के साथ खड़ी हो जाती तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लोगों के दिलों में जगह बना लेती। निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश था, सोशल मीडिया में आपने देखा, केंद्र में मोदी सरकार हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार हो, लेकिन आंकड़ों पर जाकर शमशान घाट पे जो मर गए उस पर कांग्रेस खड़ी होगी। मुझे इससे बड़ा आश्चर्य होता है अगर जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये खड़ी होती, सुख दुख में, जो कहते हैं ना कि किसी के यहाँ, जैसे हमारी कल एक बात हुई किसी नेता से, तो मैंने कहा आप तो केवल एक सूची बना लो कितने लोग आपके यहाँ एक्सपायर हुए हैं, उनके यहाँ अभी सावन का महीना आने वाला है, आप उनके यहाँ दुख में पहुंच जाना, आपको पता लग जाएगा। लेकिन कांग्रेस केवल ये जो राजनीति कर रही है, और अभी भी हम बता रहे हैं, अगर कांग्रेस इन आंकड़ों में फेल होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का ग्राफ फिर तेजी से गिरेगा और फिर कितने भी गंभीर आरोप कांग्रेस लगाएगी,
पब्लिक उसको गंभीरता से नहीं लेगी। अच्छा, आपको लग रहा है ये जो 1.25 लाख की बात कांग्रेस कह रही है, 1.25 लाख के आंकड़े हो पाएंगे? मैं भी ये नहीं कह रहा हूं, आप भी ये मानते होंगे, हम भी ये मानते हैं कि सरकार का आंकड़ा 7,500 का है, उससे कहीं ज्यादा मौतें हुई है, ये बात बिल्कुल सच है। अब वो आंकड़ा कब सरकार की तरफ से वैसा दिखाई देगा, लेकिन 1.25 लाख नहीं हुई होगी ये भी लगता है। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से सरकार का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल फर्जी है, फॉल्स है। जो मौतें हुई हैं, वो जो मौतें सरकारी आंकड़े में है, वो मौतें बहुत कम बताई गई हैं। अब मौतें कम बताने का क्या कारण है, इससे उनको क्या लाभ मिलने वाला है, ये एक अलग विषय है। शमशान घाटों में जो डेड बॉडी आई हैं, और जो अखबार ने जो छापा है, अभी कांग्रेस के जो मित्र कह रहे थे, क्या हम कांग्रेस के मित्र जो है, या कांग्रेस क्या अखबार में छपी हुई खबर पे राजनीति कर रही है, आरोप लगा रही सरकार के ऊपर, कि उनके पास खुद के पास कुछ आंकड़े हैं? जैसे कि कल जीतू पटवारी ने जब एक पत्रकार से इस तरह की बात की है, निश्चित रूप से बहुत कांग्रेस की थू हो रही है, बैकफुट पर है कांग्रेस। कांग्रेस को बहुत गंभीरता से आना चाहिए। 1.25 लाख आंकड़े अगर रखे हैं तो जिले वाइज एक सूची जारी कर दें कि इतने लोगों की मौत हुई है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, आप प्रदेश के किसी भी जिले के जिलाध्यक्ष को कांग्रेस के फोन लगा लीजिए, विधायक को कॉल कर लीजिए, पूर्व मंत्री को, उनके पास आंकड़ा नहीं है। तो कमलनाथ जी ने कहां से जुटा लिया? मैं खुद इस चीज को लेकर परेशान हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, व्यापम में इतने सारे लोगों की मौत हुई थी, पूरा एक PDF फाइल आ गई थी कि ये नियुक्तियां हुई हैं, 200 600 पेज की फाइलें आ गई थी। आप 1.25 लाख मौतों की जो बात की जा रही है, जिलों से क्या आप एक सूची नहीं बनवा सकते? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत गंभीरता से राजनीति करना चाहिए। मैं इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार का जो पहला दौर था उसमें वो पूरी तरह फेल थी, लेकिन उस फेलुअर को कांग्रेस उजागर नहीं कर पाई। और मौतों के आंकड़ों पे जो जिस तरह की राजनीति कर रही है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि जी जवाब दीजिएगा। चेतन सिंह बहुत आरोप लगा रहे थे। अरे चेतन सिंह जी अब क्या आरोप लगाएंगे बेचारे, वो तो अब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल गए। चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान बना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो खुद मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग में डिप्टी CM थे। उन्होंने खुद ही अंग्रेजों को पत्र लिखा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं। लेकिन माफ करिएगा, मेरा एक छोटा सा वो था फिरोज जी कि उस पर भी जवाब दे दीजिए, क्या कस्में खिलवाना चाहिए? नहीं, देवलिया जी जो कह रहे थे कि अब सरकार ने व्यवस्थाएं, पूछिए इनसे, एम्फोटेरेसिन B मिल रहा है इंजेक्शन। कल ही कितना उधम किया इंदौर में लोगों ने कि आप गोली मार दो लेकिन हम उठ के नहीं जाएंगे, हमारा परिजन मर रहा है। ये व्यवस्था हो गई। अगर पत्रकार ऐसी रिपोर्टिंग करने लगेंगे तो कबाड़ा हो जाएगा देश का। फिर जनता क्या करेगी बेचारी? आप तो पकड़ो मुख्यमंत्री को, सवाल करो कि आपने ये आंकड़ा कैसे दिया 7,500 मौतों का। पहले ऑक्सीजन नहीं था, फिर सिलेंडर नहीं था। आपका मंत्री हम तो दोनों से कह रहे हैं कि आपने कैसा आंकड़ा दिया और आपने कैसा आंकड़ा दिया। आप 1.25 लाख का आंकड़ा देते हैं, वो 7,500 का आंकड़ा देते हैं। अरे आप तो उनसे ये पूछिए ना कि सरकार की जवाब है, विपक्ष तो बोलेगा कि हम तो 1.25 लाख हमारा एस्टिमेशन है, तो उनको साबित करना चाहिए सरकार को। आज उनका मंत्री रेमडेसिविर चोरी करके बेच रहा है। उनका एक मंत्री का चेला जो है वो अस्पताल के बेड बेच रहा है। कार्रवाई किसी पे हुई? किसी पे रासुका लगी? क्या आम आदमी के ऊपर रासुका लगी? इसको लेके आप लोग बैठ जाते, कहाँ आंकड़ों के चक्कर में फंस गए? तो इतना अच्छा मौका था, यदि आप लोग को लग रहा था। उन्होंने कहा कि हम पुतला दहन करें तो पुलिस उठा के जेल में बंद कर दे, और भारतीय जनता पार्टी पुतला दहन करे तो पुलिस उनकी संरक्षण करे। तो ये ऐसा लोकतंत्र चल रहा है देश में। चेतन जी, आप विरोध क्यों नहीं करने दे रहे? विपक्ष को मौका दीजिए विरोध करने का। देखिए, जो बोओगे वही तो काटोगे ना। 16 महीने आपने क्या किया था? हमारे वर्तमान के गृह मंत्री जी पे आपने जिस प्रकार की झूठी FIR की, उनके स्टाफ को बिना किसी एविडेंस के आपने उठा करके जेल में डाला। और ये हम नहीं कह रहे, हाईकोर्ट ने बेल देते समय आपकी सरकार को वार्निंग दी है। इसका गुनाहगार कौन है? हनी मनी को लेकर के जिस प्रकार के सत्ता में आपने हनी चाटी है, बेगुनाह जेल की सजाओं में, और हनी चाटने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, इसका गुनाहगार कौन है? तो जैसा बोओगे वही काटोगे फिरोज भाई। और जो आप बात कर रहे हो, हमारे देश में अगर किसी चीज की कमी थी, हमने विश्व के हर उस कोने से उस चीज को उठा करके अपने देश के तमाम लोगों को उपलब्ध कराया। चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे कंसंट्रेटर का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट का मामला हो, चाहे इंजेक्शन का हो, चाहे दवाइयों का हो, एयरलिफ्ट, हमने क्या नहीं किया। इस देश की तीनों सेनाएं इस संक्रमण के दौर में एक प्रहरी के तौर पर काम करती पहली बार इस हिंदुस्तान में हमने और आप सब लोगों ने देखा होगा। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि सरकार और सरकार के आंकड़े दोनों फेल थे कि जिस प्रकार की सुनामी आएगी इस प्रकार की कल्पना किसी ने नहीं की। लेकिन कल्पना नहीं की, आ गई, छोड़ के भाग जाएं, रण छोड़ दें, क्या करें?
और ये इस बात को लेकर के हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल आज प्रत्यारोप नहीं लगा सकता है कि सरकार ने अपनी तरफ से उस संक्रमण के सुनामी के दौर में कहीं भी कोई कोर कसर उठाने में कहीं बाकी रखा हो। दोस्त, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, उसको करना बहुत मुश्किल होता है। हमें बहुत प्रसन्नता होती फिरोज जी, अगर आपकी पार्टी के नेता वर्कर गली मोहल्ले चौराहे पर निकलते और संबंधित लोगों के घर जाकर के हालचाल पूछते, 2 वक्त की रोटी मिली कि नहीं मिली ये पूछते, कौन परिजन का साया खत्म हो गया उसको आप कुछ इकट्ठा करके मदद करते, किसी को आप इंजेक्शन दिलाते, किसी को दवा दिलाते, किसी को ऑक्सीजन दिलाते। मैं बहुत खुले मन से आपकी तारीफ करता, आपकी पार्टी की तारीफ करता, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करे मुझे उसके बारे में तारीफ करने में कहीं कोई डर और संशय नहीं रहता। याद रखना, मैं जो बोलूंगा, जो देखूंगा वही बोलूंगा। फिरोज जी बता दीजिए अच्छा क्या किया, वो पूछ रहे हैं आपसे। हेलो, मेरे से पूछा आपने? हाँ, वो आपसे चेतन जी बोल रहा है कि कुछ अच्छा बता देते। इनके केंद्रीय मंत्री एक आदमी को सिलेंडर नहीं दिला पाए और हमारे नेताओं ने बड़े बड़े ऑक्सीजन के टैंकर भर के पहुंचा दिए जगह जगह। क्या नहीं है ये सही बात? पूछो जो चीज जरूरत थी। हमारे विधायक ने मोदी नगर से रोज एक टैंकर आता था ग्वालियर में। आपने देखा होगा कि हम जिंदल प्लांट से रोज छत्तीसगढ़ से एक टैंकर हम बुला के दे रहे थे। किसने किया ये? इनके नेता तो छोड़ के भाग गए। जो लोग हिंदू हितों की बात करें और वो लोगों को सम्मान से शमशान में उनका अंतिम संस्कार भी ना कर सके, मीडिया ने तो वो भी दिखाया है कि कैसे अधजली लाशें सुभाष नगर विश्राम घाट में मिली है। तो वो लोग इस बात का, कांग्रेस एक ही बात कह रही है कि आपने मुआवजे की घोषणा की है, 1 लाख देंगे, तो पहले ये तो तय करो कि आम जो लोग मरे हैं वो सही मरे हैं, और ताकि सबको मुआवजा मिल सके। जब आपके पास पूरी सूची होगी तब तो मुआवजा दे पाओगे। हम तो उसी बात की बात कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप वहां जाते, अरे अपने मंत्री की भर्त्सना करो, चोरी कर रहा था रेमडेसिविर, वो आप अपने नेताओं की भर्त्सना करो जो अस्पताल के। चेतन जी एक जल्दी से जवाब दीजिए, समय नहीं मेरे पास, और फिर समग्र में एक प्रतिक्रिया लूंगा पवन देवलिया जी से। सेवा और समर्पण का इससे बेहतर सामंजस्य आपको क्या मिलेगा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी खुद भी और उनके निर्देशन में पूरे प्रदेश में कोविड सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, घर घर खाना, घर घर राशन गरीबों को पहुंचाना है। ये सरकार की प्राथमिकता हो सकती है, किसी संगठन की नहीं, लेकिन संगठन ने आगे बढ़ करके सरकार का हाथ बढ़ाने का काम किया। क्यों? क्योंकि ये समाज भी हमारा है। हम लाशों पे राजनीति नहीं करते, हम आंकड़ों पे राजनीति नहीं करते, हम काम करने में कर्मशील लोग हैं, कर्म कर रहे हैं, फल चाहे ईश्वर जो दे, हम उस पे नहीं जाना चाहते। लेकिन हमने जीते जी जो हम प्रण और प्राण से कर सकते हैं, हमने आम आदमी की, गरीब आदमी की, हर जरूरतमंद आदमी की सेवा करने की ईमानदारी से कोशिश की। ठीक है सर, बहुत बहुत आपने सेवा की है, और किसने सेवा की क्या नहीं की ये तो जनता जानती है। लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि आखिर क्यों आंकड़ों को लेकर कस्में खिलवाई जाती है। फिर पवन देवलिया जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा पूरे उस पर, सुन लीजिए जरा, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। पर भी राजनीति हो रही है। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप बताओ जरा। भोपाल में। आपके कितने परिवार के लोग हताहत जिनको आप जानते थे या जो आपको जानते, कितने लोग मरे? ईमानदारी से बताना, अल्लाह का वास्ता है आपको, बताओ कितने मरे? बताओ पहले कितने मरे भाई। आपके सवाल का उत्तर ऐसे ही आएगा, बताओ कितने शांत? नहीं, कोई भी नहीं था, एक भी नहीं मरे आपके आस परिचित, ये वो आसपास जिसको आप जानते हो। आंकड़ों के सवाल का जवाब ऐसा ही आएगा पवन देवलिया जी। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो कांग्रेस को इन नेता के खिलाफ एक बड़ा कठोर कदम उठाना चाहिए। इस तरह की जो है खुलेआम बातें कर रहे हैं और जबरदस्ती आंकड़े की कहना चाहिए कहलवा रहे हैं, कसम रखवा के। दूसरा, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया 1 सवा लाख मौतों का, सरकार ने अपने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। अब उसके बाद क्या बचता है बताइए आप। अब अगर कांग्रेस के पास कोई सत्यता है तो मुझे लगता है कि वो सूची कांग्रेस कार्यालय पे चस्पा कर देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अपने आंकड़े बताए। सरकार ने अपने आंकड़े बता दिए ना, हम कह रहे हैं वो गलत हो सकते हैं, फर्जी हो सकते हैं, शमशान घाट के आंकड़े सही हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने आंकड़े भी तो चिपकाए, बताए कि पत्रकारों पे ऐसे डरा धमका के जो है कहलवाएंगे क्या? बताइए आप कितनी मौत हुई, आप बताइए। अब ऐसे में कोई अगर अमेच्योर व्यक्ति होता, पत्रकार होता, रिपोर्टर होता, तो वो कुछ भी बोल सकता था जवाब देने के लिए। लेकिन वो एक, मैं तारीफ करूंगा उस महत्वपूर्ण, मतलब हमारे सीनियर संवाददाता है, उसने बड़ा संयम और धैर्य का काम किया जी। लेकिन जैसे हमें नजर आया ये,
तो हमें लगा कि आखिर हो क्या गया कि आप आंकड़े नहीं जुटा रहे तो इस तरह से कस्में खिलवाएंगे। अल्लाह का वास्ता है, आपको जबरन खिलवा रहे हैं कि साहब आप बोल दीजिए, नहीं तो हमारे आंकड़े हम कैसे बताएंगे। मैं जी तो इस कार्यशैली की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और कांग्रेस से बिल्कुल मांग करूंगा कि ऐसे नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन चलता रहेगा, इस तरह की राजनीति, इस तरह की सियासत होती रहती है। कई बार खेल मौतों पर होता है, आंकड़ों पर बाजीगरी होती है। आंकड़ों के खेल में कौन फंस गया और चक्रव्यूह में कांग्रेस, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। लेकिन ये कहां से उचित है कि आप अपने आंकड़ों को लेकर कस्में खिलवाते कि अल्लाह की कसम खाइए। साहब आप कस्में क्यों खिलवा रहे हैं? आप जाइए आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता को बोलिए जाके एक एक जगह से आंकड़े जुटाए और चस्पा कर दे अपनी सूची लाकर। हम भी तो दिखाएं कि ये है 1.25 लाख के आंकड़े और ये है 7,500। हमें दिखाने में थोड़ी कोई हर्ज होगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष का काम है सरकार को घेरे, लेकिन ऐसे भी ना घेरे जिसकी बात आपके पास कुछ है नहीं। 1.25 लाख के आंकड़े लाइएगा, क्योंकि इंतजार कर रही जनता भी और सरकार भी और हम भी। जिस दिन वो चस्पा हो गए हम भी इस खबर को दिखाएंगे। अभी तो यही कहेंगे, चक्रव्यूह में कांग्रेस। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडी 24।